जादू वाला सैंडल और फ्रॉक का कुआं। सदियों पुरानी बात है। ये कहानी सपना नाम की एक लड़की की है। सपना जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद पुलिस वाले उसके रिश्तेदारों में से सपना की मौसी को फोन करते हैं और जब ये बात उसकी मौसी को पता चलती है तो वो भागी भागी वहाँ पर आ जाती है और अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो किसी तरह सपना को संभालती है और उसे अकेला देख उसे अपने घर ले आती है। सपना की मौसी साधना की भी अपनी एक बेटी थी डॉली, लेकिन साधना सपना को अपने घर में बहुत ही प्यार से रखती थी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन वही डॉली सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये सब देखकर साधना काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो किसी तरह से सपना को चुप कराती है और उसे सुला देती है। उसके बाद साधना अपनी बेटी डॉली को भी समझाती है, लेकिन डॉली कहाँ किसी की सुनने वाली थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। जहाँ सपना दिखने में काली और बदसूरत थी, वही डॉली बेहद खूबसूरत थी और वो हर वक्त बस अपना मेकअप ही किया करती थी। लेकिन अब भी वो सपना से उतनी ही नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन डॉली अपनी माँ से आकर कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, मुझे कुछ नई ड्रेसेस लेनी है। ठीक है बेटी, तुम सपना को भी अपने साथ में लेकर जाओ, वो भी अपने लिए कपड़े खरीद लेगी। माँ आपको पता है ना, मुझे ये सपना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे उसके साथ क्यों भेजती हो? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये तुम्हारी ही बहन है, तुम्हें इससे प्यार करना चाहिए। माँ मैंने कितनी बार कहा है और अब फिर से कह रही हूँ, ये काली कलूटी मेरी बहन नहीं है। बेटा रंग रूप से कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का मन साफ होना चाहिए। माँ मैंने बोला ना, मैं इसको अपने साथ में नहीं लेकर जाऊंगी, नहीं तो सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। डॉली के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर सपना रोने लगती है। ये देखकर साधना को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है मत जाओ, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी और सपना को मैं अपने साथ ही शॉपिंग पर ले जाऊंगी। लेकिन माँ, फिर सपना और साधना शॉपिंग के लिए निकल जाती है और डॉली वहीं खड़ी गुस्से में बस उन्हें देखती ही रह जाती है। वो दोनों शॉपिंग करके मजे से वापस आ रही थी कि तभी अचानक से सपना और साधना का एक्सीडेंट हो जाता है। सपना को बहुत मार लगती है, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, पर साधना का वहीं पर देहांत हो जाता है। जब ये खबर डॉली को मिलती है तो वो बहुत रोती है। वहीं सपना को जब होश आता है तो वो साधना के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर उसे सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर वो भी बहुत रोती है। फिर वो दोनों बहनें रोते रोते साधना का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सपना का जख्म धीरे धीरे भरने लगता है, पर उन जख्मों में अभी भी बहुत दर्द रहता है। दीदी दीदी आप मुझे दवाई दे दो, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चुप कर काली कलूटी, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझे दवाई दूंगी? मुझे तो तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू कितनी मनहूस है, जैसे तू अपने माँ बाप को खा गई वैसे ही तू मेरी माँ को भी खा गई, मनहूस कहीं की। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया? चोटें तो मुझे भी आई थी, भगवान ने मुझे नहीं उठाया, तो इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? चुप कर, मैं तेरी कोई दीदी वीदी नहीं हूँ। अब से तू मुझे दीदी मत बोला कर, ठीक है? अब जाकर मेरे लिए खाना बना कर ले आ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पर दीदी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैंने आपको बताया है ना? मुझे कुछ भी नहीं पता, तेरे सर में दर्द है और काम तुझे अपने हाथों से करना है।
तो जा, सीधे से जाकर मेरे लिए खाना बना कर ला। और याद रहे, अब से घर का सारा काम तू ही करेगी। तू अब से हमारे घर की नौकरानी है, समझी तू? फिर क्या, सर में दर्द होने के बाद भी बेचारी सपना को घर के काम करने पड़ते हैं। इस तरह समय बीत जाता है। एक दिन डॉली अपने दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी सपना उसके लिए वहाँ चाय लेकर आती है। पर अचानक से वो चाय डॉली की ड्रेस पर गिर जाती है। ये देखकर डॉली गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी बहुत पिटाई करती है। काली कलोटी, तूने मेरी ड्रेस को छुआ भी कैसे? तुझे पता भी है मैं इतनी अच्छी पार्टी में जा रही थी और तूने मेरी ड्रेस ही खराब कर दी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी, प्लीज। फिर सपना रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वहीं डॉली भी कोई दूसरी ड्रेस पहनकर अपने दोस्त की पार्टी में चली जाती है। माँ, पिताजी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? डॉली दीदी मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अगर आप लोग मुझे अपने साथ ले जाते तो आज मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। सपना ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर सपना की माँ की आत्मा प्रकट होती है। सपना, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर हो। ऐसे रोते नहीं है बेटा। अपनी माँ की आवाज सुनकर सपना इधर उधर देखने लगती है और अपने सामने अपनी माँ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ आप वापस आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी माँ। अब आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। बेटा, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। तुम उस कुएं के पास जाना तो वो कुआं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक और सैंडल देगा। उस फ्रॉक और सैंडल को पहनकर तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद सपना की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सपना जल्दी से उस कुएं के पास जाती है। वो जैसे ही कुएं के पास पहुँचती है तो उस कुएं से जादुई फ्रॉक और सैंडल निकलते हैं। जिसके बाद सपना वो फ्रॉक और सैंडल लेकर वापस आ जाती है और घर आकर वो फ्रॉक और सैंडल को कहीं पर छुपा देती है। फिर जब सुबह होती है तब सपना वो जादुई फ्रॉक और सैंडल पहन लेती है और उन्हें पहनकर वो जब किचन में जाती है तो घर के सारे काम अपने आप ही होने लगते हैं और अचानक से सपना का रंग भी बिल्कुल गोरा हो जाता है। सपना उस फ्रॉक और सैंडल में बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन वही डॉली ये सब देखकर बोलती है, अरे इस काली कलोटी का फ्रॉक और सैंडल कितना सुंदर है और ये इतनी सुंदर कैसे हो रही है? कोई तो बात है। सपना जब किचन में काम कर रही थी तो डॉली चुपके से देखती है कि सपना बस आराम से खड़ी है और सभी काम अपने आप ही हो रहे थे। डॉली ये सब देखकर बहुत चौंक जाती है। अरे ये कैसे हो रहा है? फिर अगले दिन डॉली सपना के पास जाती है और वो फ्रॉक और सैंडल उससे मांगने लगती है। सपना, मेरी प्यारी बहन, ये फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही सुंदर है, इसे तुम मुझे दे दो। नहीं दीदी, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये फ्रॉक और सैंडल मैं आपको नहीं दे सकती। इस तरह सपना उसे फ्रॉक और सैंडल देने से मना कर देती है। ये सुनकर डॉली गुस्से से पागल हो जाती है और सपना को बहुत मारती है और उससे उसकी फ्रॉक और सैंडल भी छीन लेती है। वही बेचारी सपना बहुत रोने लगती है। डॉली सोचती है कि ये फ्रॉक और सैंडल मैं पहनूंगी तो मैं भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और सुंदर हो जाऊंगी और उसके सभी काम अपने आप ही हो जाएंगे। फिर वो खुशी खुशी उस फ्रॉक और सैंडल को पहन लेती है, पर उसके साथ उल्टा ही होता है और डॉली बहुत काली और बदसूरत हो जाती है।
वो जैसे ही अपना इतना बदसूरत और काला रूप देखती है तो वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और भागती हुई सपना के पास आती है। काली कलौटी, ये क्या हुआ? मेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? तूने ऐसा क्या किया है? पर दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने लालच किया, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ये सुनकर डॉली को अपने किए पर पछतावा होता है कि उसने हमेशा बस सपना को परेशान किया है। फिर वो सपना से अपने किए की माफी मांगने लगती है, पर सपना अपनी दीदी डॉली को माफ कर देती है। तभी फिर से जादू होता है और डॉली अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें खुशी से नाचने लगती है, जिसके बाद डॉली सपना का फ्रॉक और सैंडल उसे वापस दे देती है। उस दिन के बाद से वो दोनों बहनें जादुई फ्रॉक और सैंडल के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला के साथ रहती थी। सिंड्रेला जब सिर्फ 6 महीने की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद कल्याणी देवी ही उसकी माँ और पिता दोनों थी। कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला पर जान छिड़कती थी और सिंड्रेला भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बालों का रंग सुनहरा, रंग गोरा और आंखें तो बिल्कुल झील की तरह थी। घर चलाने के लिए और अपनी पोती का पेट पालने के लिए कल्याणी देवी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कल्याणी देवी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अक्सर मन में एक ही बात सोचा करती थी, पोती जवान हो गई है, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, पता नहीं उसकी शादी मैं कब करवा पाऊंगी। गरीबी के कारण कोई शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। हे माता रानी, मेरी बच्ची के लिए कोई पढ़ा लिखा और समझदार लड़का भेज दो, उसकी अच्छे घर में शादी करवा दो भगवान। तभी वहाँ पर सिंड्रेला आती है और अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, आपको पता है हमारे पड़ोस वाली प्रिया है ना, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। अभी तो वो मुझसे भी छोटी है और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बेटी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढे ताकि बच्चे जिंदगी भर खुश रह सके। दादी माँ, क्या लड़कियों को शादी करना जरूरी होता है? उन्हें क्यों माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है? बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देखना, मैं भी तेरे लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन दादी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी है। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना ही पड़ता है बेटी। मुझसे शादी वादी की बात मत किया करो दादी माँ। इतना कहकर सिंड्रेला घर के अंदर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। सिंड्रेला को सोता हुआ देख कल्याणी देवी सोचती है, कितनी मासूम है मेरी बच्ची, इसको दुनियादारी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी बच्ची के लिए कोई राजकुमार को भेज दो माता रानी। इतना कहकर कल्याणी देवी भी सो जाती है। फिर अगले ही दिन शहर से एक करण नाम का लड़का गांव घूमने आता है। करण शहर में पला बढ़ा 25 साल का एक नौजवान लड़का था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था, साथ ही दिल का भी बहुत अच्छा था। उसने हमेशा से शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी ही देखी थी, इसलिए गांव की सुंदरता और शांति देखने आया था। वो जैसे ही गांव में आता है, उसे सबसे पहले कल्याणी देवी दिखती हैं। वो कल्याणी देवी से कहता है, नमस्ते दादी माँ,
खुश रहो बेटा। कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। दादी माँ, मैं गांव घूमने आया हूँ। मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना था गांव बहुत खूबसूरत होता है, इसीलिए गांव घूमने आया हूँ। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। क्या आप मेरे रहने और खाने का इंतजाम करवा सकती हैं? ये लो, कैसी बात कर दी तुमने। तुम तो हमारे मेहमान हो और मेहमान भगवान समान होता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरी पोती ही रहते हैं। तुम कुछ दिन रहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेटा। कल्याणी देवी करण को अपने घर लाती हैं। घर आते ही करण की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। वो सिंड्रेला को देखते रह जाता है। फिर कल्याणी देवी कहती हैं, बेटा, ये मेरी पोती है। इसका नाम सिंड्रेला है। ये 22 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। हर वक्त शरारत करते रहती है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत की तो बुरा मत मानना बेटा। अरे नहीं नहीं दादी माँ, मैं तो चाहता ही हूँ कि ये मेरे साथ शरारत करे। क्या कहा तुमने बेटा? अरे कुछ नहीं दादी माँ, चलिए आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। कल्याणी देवी करण को एक रूम दे देती हैं और उसे खाट पर बिठाकर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देती हैं। क्या यहाँ सभी मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं? तभी सिंड्रेला जवाब देती है, हाँ जी, और हाँ, यहाँ खाना चूल्हे पर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शहर की तरह यहाँ पर मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसीलिए तो मुझे गांव बहुत पसंद है। इसी तरह करण कल्याणी देवी के घर में ही रहने लगता है और सिंड्रेला उसे पूरा गांव घुमाती है। करण को सिंड्रेला का साथ बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं सिंड्रेला को भी करण का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सकें। इसी तरह काफी समय बीत गया और करण की छुट्टियां खत्म हो गयी। सिंड्रेला, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। गांव में इतने दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं गांव आता रहूंगा। तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हो। ऐसा कहकर सिंड्रेला थोड़ी उदास हो जाती है। करण कल्याणी देवी के पैर छूता है और सिंड्रेला को दुखी मन से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। करण के जाने के बाद सिंड्रेला शांत शांत रहने लगी थी। पहले वाली चंचल सिंड्रेला अब शांत रहा करती थी। एक दिन कल्याणी देवी सिंड्रेला से कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम बदल कैसे गई? मेरी वो वाली सिंड्रेला कहाँ है जो हर वक्त शरारत करते रहती थी, बदमाशियाँ किया करती थी? दादी माँ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं भी बदल गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन कल्याणी देवी के घर एक लेटर आता है। सिंड्रेला बेटी, जरा इसे पढ़ना तो। पता नहीं हमें किसने चिट्ठी भेजी है। सिंड्रेला लेटर पढ़ती है। वो लेटर करण का था। उसमें लिखा था कि अगले सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आ रहा है। सिंड्रेला ये बात अपनी दादी माँ को बताती है। अब तो सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। फिर सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बार वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सिंड्रेला, ये 1 महीना मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया।
अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जब भी आऊँगा सीधा बारात लेकर आऊँगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन रहकर करण वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कल्याणी देवी को सिंड्रेला और करण के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से अनजान वो सिंड्रेला के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। गांव के सरपंच का बेटा सिंड्रेला की खूबसूरती का दीवाना था। उसको सिंड्रेला से प्यार नहीं था, सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार था। इसलिए वो कल्याणी देवी से सिंड्रेला का हाथ मांगता है। कल्याणी देवी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी पोती के लिए सरपंच के बेटे का रिश्ता आया है। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं अभी ये खुशी की बात सिंड्रेला को बता कर आती हूँ। कल्याणी देवी सिंड्रेला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सरपंच के बेटे को अच्छे से जानती थी। नहीं दादी माँ, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। हमारे स्कूल के बाहर वो लड़कियों को छेड़ता था। कल्याणी देवी को लगता है कि सिंड्रेला शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बके जा रही हो। तुम्हारी शादी सरपंच के बेटे से ही होगी और अगले हफ्ते ही होगी। इतना कहकर कल्याणी देवी चली जाती है। सिंड्रेला को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो करण को चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में सिंड्रेला सब कुछ लिखती है और उसे डाकघर में दे आती है। जब उसकी चिट्ठी करण तक पहुंचती है तो करण भी परेशान हो जाता है और बिना समय गवाए तुरंत गांव पहुंच जाता है और सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मुझे लगता है हमें दादी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं दादी माँ कुछ गलत न समझ जाए। करण, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम दादी माँ को समझाएंगे और मुझे यकीन है वो हमारी बातों पर जरूर यकीन करेंगी। करण सरपंच के बेटे पर नजर रखने लगता है और उसकी सारी बुरी आदतों को अपने मोबाइल के कैमरे में सबूत इकट्ठा करता है और सारे प्रूफ के साथ कल्याणी देवी से बात करने जाता है। दादी माँ, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं और सिंड्रेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंड्रेला सरपंच के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा तुमने? अरे तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अगर सरपंच जी को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। फिर करण उन्हें सरपंच के बेटे की सारी करतूत अपने मोबाइल में दिखाता है। कल्याणी देवी ये देखने के बाद, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सरपंच जी बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता चला तो वो हम तीनों को गोली मार देंगे। हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे दादी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात करण, कल्याणी देवी और सिंड्रेला अपना सामान बांधकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरपंच के कुछ आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और एक कमरे में कैद कर देते हैं। हम तो और ज्यादा फंस गए। कल सुबह तक सरपंच को सब कुछ पता चल जाएगा और वो हम तीनों को मार डालेगा। हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी पोती को गलत हाथ में नहीं जाने दे सकती। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की थी। माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसके प्यार को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक जादुई गाउन प्रकट होता है। तभी उस गाउन से आवाज आती है, कल्याणी देवी, तुम चिंता मत करो। तुमने हमेशा माता रानी की पूजा की है। मुझे माता रानी ने ही भेजा है।
मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी। सिंड्रेला, तुम मुझे पहन लो, उसके बाद तुम एक जादुई लड़की में बदल जाओगी। फिर तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी, वैसा ही होगा। फिर सिंड्रेला उस गाउन को पहन लेती है। गाउन के पहनते ही उसे एक शक्ति का एहसास होता है और वो कहती है, मैं चाहती हूँ हम तीनों यहाँ से बाहर निकल जाएं। सिंड्रेला के इतना कहते ही वो लोग उस कैद से बाहर निकल जाते हैं और सरपंच का खतरा उन पर से टल जाता है। फिर वो तीनों जादुई गाउन की मदद से सही सलामत शहर पहुँच जाते हैं। दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझा। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी पोती को बहुत खुश रखोगे। जीवन भर मेरी पोती का साथ देना बेटा। हाँ दादी माँ। उसके बाद कल्याणी देवी करण और सिंड्रेला की शादी करवा देती हैं। फिर वो तीनों शहर में ही अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।